आज के सेशन की स्टार्टिंग में एक स्टोरी के साथ करना चाहूंगा। और आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, वो हम कवर करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी तो आता है ना, क्यों है ये नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरीके से। ओके, इनको हम बेसिकली समझ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जब वन ओ वन प्रोडक्ट को सेल किया जाता है या सर्विस को सेल किया जाता है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। यानी मैं हूं, आप हो, मैंने आपको एक चीज सेल करी, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, वो डायरेक्ट सेलिंग है। ओके। दूसरी चीज होती है दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको सेल किया और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और को सेल कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी और को सेल, तो लेवल्स बढ़ गए। ठीक है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो किसी और को सेल कर सकता है। तो कई सारे लेवल्स आ जाते हैं। इन लेवल्स का फायदा हर किसी को होता है, पीछे के साइड, बैक साइड। ओके, उसे हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि एक नहीं कई सारे चैनल्स हम ओपन अप करते हैं और वो चैनल्स, अपने चैनल्स आगे बनाते हैं, नेटवर्क क्रिएट होता है, एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होता है और प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है। ओके। किसी भी बिजनेस को करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस का होना अनिवार्य है। अगर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का लेन देन। ठीक है, जहां पे कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी को बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है। तो बिजनेस के लिए दो पार्टी होना जरूरी है। एक सेकंड दीजिए। बिजनेस के लिए दो पार्टियों का होना अनिवार्य है, एक क्रेता, एक विक्रेता, एक सेलर, एक बायर। ओके। दूसरा, बिजनेस के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है या तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस। बिना प्रोडक्ट या सर्विस के कोई बिजनेस हो सकता है? चलिए मुझे प्रोडक्ट के एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, चैट में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं। अच्छा चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, आप बताएंगे ये प्रोडक्ट है या सर्विस है। ओके। साबुन, सोप, प्रोडक्ट है, पी लिख दीजिए। ठीक है, गुड, ज्यादा प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पी लिख दीजिए। ओके। अब जल्दी जल्दी खेलेंगे, जल्दी जल्दी खेलेंगे। ओके। शैम्पू, पेस्ट, वेलनेस ड्रिंक, ट्यूशन क्लास, सर्विस, है ना। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सर्विस। ओके। हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, कोचिंग, सर्विस। ओके। सो कोई भी काम करें, एक स्कूल में अगर टीचर पढ़ा रहा है और स्कूल उसके बदले में फीस चार्ज कर रहा है, वो भी एक बिजनेस है। क्यों? क्योंकि वो जो टीचर ने पढ़ाया वो सर्विस थी, और उसका, उसको बेचने वाला कौन था उस सर्विस को? स्कूल था। खरीदने वाला कौन था? पेरेंट था। बच्चा नहीं था, पेरेंट था। फीस तो पेरेंट दे रहा है ना, तो ये भी एक बिजनेस की कैटेगरी में ही आएगा। अब मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जहां से आप पैसा कमा सकते हो बिना किसी प्रोडक्ट या सर्विस के, कोई ऐसी चीज है दुनिया में? एक है, एक है, भीख मांगना। कितने लोग करना चाहेंगे? अब ये आपके उन सवालों का जवाब है जहां लोग ये कहते हैं
अच्छा, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ये आता है सवाल, नहीं आता? इसमें प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, इसमें प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। तो ये उसका सवाल है। तो आप उनको ये बात कह करके कि बिजनेस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बिजनेस में इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट, बिजनेस में इंपॉर्टेंट है सेलर और बायर। तीसरा, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना, यही बिजनेस का उद्देश्य है। तो ये तीन चीजें जब मिलती हैं तब बिजनेस होता है। पहला प्रोडक्ट सर्विस, दूसरा सेलर बायर, तीसरा प्रॉफिट। पर्पस क्या है? प्रॉफिट। तो बिजनेस की डेफिनेशन में यही तीन चीजें आती है। अब आपने, जब आपसे कोई सवाल करता है इस तरीके का कि इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, हर महीने लेना पड़ता है, हर महीने बेचना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ये करना पड़ता है, लोग जोड़ने पड़ते हैं, तो आप उनसे आप उनको बिजनेस की डेफिनेशन समझाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। और फिर आप उनसे पूछेंगे मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताइए जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस ना हो, जिसमें सेलर या बायर ना हो, ओके, और जिसमें प्रॉफिट का उद्देश्य ना हो, ऐसा कोई बिजनेस बताइए। तो ऐसा तो एक ही काम है, भीख मांगना। तो फिर उनसे पूछिए क्या आप भीख मांगना चाहेंगे? उसके लिए संजीता जी कह रही हैं कटोरे की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, वो भी भीख मांग के ले आएंगे कहीं से। ठीक है। सो खैर, मैं भीख मांगना को, जो बहुत ही बेचारा जरूरतमंद है, वो जब भीख मांगता है तो वो अपनी इज्जत को दांव पे रख के, वो भी कुछ ना कुछ बेच ही रहा है एक्चुअली। ठीक है, एक भीख मांगने वाला जो है ना, वो भी कुछ बेच रहा है। और वो क्या बेच रहा है पता है? वो अपनी इज्जत को बेच रहा है। इज्जत इन दी सेंस कि इंसान की एक अहम होता है एक, है ना, उसी को तो उसकी इज्जत कहते हैं जिससे सर झुका रहता है, सर सर उठा रहता है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना, उसको बेच रहा है, तभी उसको भीख मिल रही है। तो एक्चुअली वो भी बिजनेस ही कर रहा है देखा जाए तो। तो फाइनली आपने क्या किया? वो भीख मांगने को भी आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया और उसमें भी दिखा दिया आप कुछ खरीद बेच रहे हो। तो बोलो, अपनी इज्जत बेचने से बेटर है प्रोडक्ट बेचना। कंक्लूजन दे रहा हूं अब, अपनी इज्जत बेचने से ज्यादा बेटर क्या है? प्रोडक्ट बेचना। ओके। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। खैर, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को डिटेल में समझेंगे और ये समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ओके, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री के बारे में हमें पता होना जरूरी है। ओके, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जैसे कि हमारा, हम जिस खानदान में है ना, उस खानदान में सीता जी के पीछे बिटिया को हेलो, तो जिस खानदान में हमें उस खानदान के बारे में पता होना चाहिए, उसी तरीके से हमें अपनी इंडस्ट्री के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको कहानी के रूप में सुनाऊंगा आपको। सो मत जाइएगा, क्योंकि जब माँ कहानी सुनाती है तो बच्चे सो जाते हैं। ओके, तो आपने सोना नहीं है, आपने कहानी से सीखना है। क्योंकि मैं इस कहानी को सुनाने के बाद आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा, तो उन सवालों के लिए आपने तैयार रहना है। ओके, चलिए, ग्रेट। सो दोस्तों, मेरी कहानी की शुरुआत होती है एक सज्जन के नाम से जिनका नाम था काल। क्या नाम था? काल। इस नाम को याद कर लीजिए। इनका पूरा नाम था काल रोहनबर्ग। ठीक है, आप पूरा नाम याद याद ना भी करें तो सिर्फ नाम याद रख लीजिए, काल। ठीक है। 1920 1930 के बीच में ये जो काल साहब थे, ये चाइना गए। वैसे ये अमेरिकन थे, तो ये अमेरिका से चाइना गए। वहां इन्होंने देखा कि जो लोग नेचुरली फ्रूट, वेजिटेबल, है ना, सब्जियां, फल खाते हैं उनका हेल्थ ज्यादा अच्छा होता है। और जो लोग प्रोसेस्ड फूड या फिर शुगर,
है ना, ज्यादा लेते हैं, या फिर फ्रेश फूड कम खाते हैं, या रॉ फूड कम खाते हैं, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। तो इन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक ऐसा सूप बनाया जिसमें लोकल हर्ब्स, है ना, जड़ी बूटियां और प्लांट मिलाए, और इन्होंने इसको बीमार लोगों को दिया, जो लोग बीमार हो जाते थे, इम्यूनिटी कमजोर थी, वीकनेस थी, उनको दिया। और कुछ समय के अंदर इन्होंने देखा कि लोगों की हेल्थ में फर्क आना शुरू हो गया, बेटर होने लग गई हेल्थ। ये आइडिया इनके दिमाग में जम गया और इन्होंने एक ऐसा सप्लीमेंट बनाने की सोची जो लोगों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को कवर कर दे। तो 1934 में ये भाई साहब वापस आ गए अमेरिका, और कार्ल साहब ने एक कंपनी बनाई न्यूट्रलाइट, और इस कंपनी में उन्होंने एक न्यूट्रलाइट के ब्रांड के अंडर में मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल के सप्लीमेंट बनाने शुरू किए। सबसे पहला जो सप्लीमेंट बनाना शुरू किया वो कौन सा था? मल्टी वाइटामिन और मल्टी मिनरल। उन्होंने अपना एक छोटा सा फार्म लिया जहां पे उन्होंने पेड़ पौधे ऑर्गेनिकली उगाए, ताकि वो क्वालिटी को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अपना होगा, है ना, अपना फार्म होगा, अपना खुद की खेती होगी, तो आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। तो इन्होंने साहब ने क्या किया, एक अपना फार्म बना लिया और उसमें अपने पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए, और उन्हीं से ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल इन्होंने बनाना शुरू किया। ओके। अब काल ने सोचा कि अगर ये प्रोडक्ट मैं स्टोर में जाकर के बेचता हूं किसी, है ना, जैसे रिटेल स्टोर, मतलब दुकान पे जाकर के बेचता हूं, तो इसकी रीच जो है ना ये लिमिटेड होगी। कितने स्टोरों तक बेच पाऊंगा? मैं अकेले ही थे, चाल साहब अभी, है ना, और बहुत सारे, उनके पास पैसा भी नहीं था। तो मैं कितने स्टोर के ऊपर जाऊंगा और मैं इसको कैसे बेच पाऊंगा, या इसकी जो रीच है वो बहुत लिमिटेड रहेगी। इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया। तो डायरेक्ट सेलिंग तब भी होती थी, जैसे वैक्यूम क्लीनर वगैरह है ना, ये तब भी बिकते थे। तो घर घर जाकर के डोर टू डोर लोग डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे। ठीक है। सो इन्होंने देखा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ठीक है, अ, लेकिन कुछ ऐसा मॉडल बनाए कि लोग मेरे प्रोडक्ट को जो इस्तेमाल करें वो आगे उसको प्रमोट करना चाहें। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को ही एक इंसेंटिव दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, उन लोगों की हेल्थ बेटर होनी शुरू हुई। जब उनकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हुई तो इन्होंने कहा अगर आप इसको किसी और को रेफर करते हो और कोई और व्यक्ति ये लेता है तो मैं आपको उसके ऊपर कुछ बेनिफिट दूंगा। तो पहले उससे शुरू हुआ, रेफरेंस के बेनिफिट से शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने जिस व्यक्ति को बेचा उससे कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम जिसको बेच रहे हो तुम अपने जैसे ना और तुम मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और तुम अपने जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। ओके। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए मुझे बड़ी आपसे। ओके। सो लोगों को ये आइडिया पसंद आया कि यार ये तो अच्छा है, एक तो प्रोडक्ट काम भी करता है, ओके, और दूसरा हमें पैसा कमाने का इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। और यहां से शुरू हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ? इस कहानी में साहब दो लोगों ने इनको ज्वाइन किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, जिनका नाम था, इनके नाम याद रखेंगे तो अच्छा। ठीक है। इनका नाम था जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवॉस। जे वेन एंडल और रिचर्ड डिवॉस। इन्होंने 1949 में न्यूट्रलाइट को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया, जैसे हम और आपने ज्वाइन किया है ना, ऐसे ही इन्होंने भी 1949 में इस न्यूट्रलाइट की कंपनी को ज्वाइन किया। तो पहला स्टेप क्या था उस टाइम पे कि प्रोडक्ट को सेल करना है, और दूसरा स्टेप था डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने आगे। हाँ। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये जो बिजनेस प्लान है ये सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए क्यों रखें, ये सिर्फ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को बेचने, ये प्लान तो बड़ा ही जबरदस्त है यार।
इससे तो बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। तो इसको सिर्फ हम न्यूट्रिशन के लिए क्यों रखें, इसको डेली कंज्यूमर गुड्स के लिए या होम केयर प्रोडक्ट्स के लिए क्यों ना शुरू करें। तो इन दोनों भाइयों ने क्या किया, इन्होंने 1959 में अपनी कंपनी बना ली और अपनी कंपनी का नाम इन्होंने रखा एमवे। क्या नाम रखा? एमवे। ठीक है, जिसका मतलब होता है अमेरिकन वे। तो न्यूट्रोलाइट का मॉडल इन्होंने पहले यूज किया। तो अपनी इस कंपनी में ये लोगों ने न्यूट्रोलाइट का प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, और इसके अलावा ये और भी कई सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे लेकर के आने लग गए अपने एमवे कंपनी में, और उसको उन्होंने अपने नेटवर्क के द्वारा बेचना, प्रमोट करना शुरू किया, और धीरे धीरे इनका ये नेटवर्क बढ़ता चला गया। ग्रोथ और स्केल की अगर हम बात करें तो न्यूट्रलाइट फार्म्स पूरे तरीके से ना क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, सीड से लेकर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स, ये सब एमवे जब आ गया तो इन्होंने इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया। ओके। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस ओनर्स मॉडल इन्होंने बनाया, आईबीओ मॉडल जिसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर मॉडल। और लोग छोटे से स्टार्ट करके बड़े नेटवर्क्स बनाते चले गए। एमवे ने 1972 में ये जो न्यूट्रलाइट कंपनी थी, इसके कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरीद ली है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब इस कंपनी को अब कंट्रोल कौन करेगा? एमवे करेगा। और बाबूजी मजे की बात क्या है कि उसके बाद इन्होंने एम जो न्यूट्रलाइट कंपनी थी उसको पूरे के पूरे को खरीद लिया। इतने बड़े बन गए ये। ओके। तो अब इस स्टोरी से अगर हम देखें, एक मिनट, अब अगर हम इस स्टोरी से देखें तो हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज हमें सीखने को मिलती है कि छोटे से शुरुआत करो लेकिन हाई क्वालिटी रखो। क्या? छोटे से शुरुआत। न्यूट्रलाइट कितने से शुरुआत? शुरू में एक प्रोडक्ट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल से शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन क्वालिटी बेस्ट। तो क्या सीखने को चाहिए इससे? इसे हमें यह सीखने को मिलता है कि क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रखना जरूरी है, तभी उसको रेफर किया जा सकता है। ओके। और उसके इंग्रेडिएंट की सोर्सिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो उन्होंने अपना फार्म खोला था, है ना। तो इसी तरीके से हम अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हम ला कहां से रहे हैं, किस कंपनी से ला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एमएलएम मॉडल इन्होंने शुरू किया जिसके द्वारा डुप्लीकेशन होता है। ओके। एक डिस्ट्रीब्यूटर जितने लोगों से के साथ काम करे उतनी ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तीसरा, प्रोडक्ट और ट्रस्ट और सिस्टम, ये तीन चीजें मिलकर के आपको ग्रोथ देती हैं। प्रोडक्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, और एक प्रूवन सिस्टम, ये तीन चीजें मिलकर के आपको ग्रोथ देती हैं। चौथा, विजन और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल, अब देखो यहां पे डिफरेंस कितना बड़ा है। ठीक है। कार्ल जो थे, उन्होंने, उनका मिशन और विजन क्या था? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करना, जो एक बहुत अच्छा मिशन था, विजन था। लेकिन उसकी जगह जो जय और रिच थे, इनका विजन क्या था? इनका विजन ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई जाए, घर घर उद्योग शुरू किया जाए, घर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाए, और लोगों को हेल्प करने का एक मिशन बनाया जाए। तो आप देखो, वो जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाला जो विजन था, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ जब ये हेल्प करने का मिशन और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने का मिशन विजन लोगों के सामने आया, तो लोगों ने इसको तहे दिल से अपनाया, और इसकी ग्रोथ आज इतनी हो गई कि ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। समझ में आया? तो मिशन और विजन जितना बड़ा रखोगे अपना, उतना ज्यादा बेटर। चलो अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो काल साहब थे, ये काल भैया ने रिटेल मॉडल को क्यों नहीं अपनाया, अपना प्रोडक्ट जाकर के दुकान पे क्यों नहीं बेचा। तो इसका सबसे पहला रीजन है प्रोडक्ट का नेचर। प्रोडक्ट क्या था? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट था, है ना। अब
1930-40 में लोगों को मल्टीविटामिन मिनरल न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पता ही नहीं था, पहली बात तो। ठीक है। अगर न्यूट्रलाइट शॉप्स में रखा जाता तो शॉपकीपर को भी नहीं समझ में आता, और वो कस्टमर को क्या समझाता। और जब कस्टमर को वो सही तरीके से नहीं समझा पाता तो कस्टमर इग्नोर कर देता। तो इसलिए काल को लगा कि यार प्रोडक्ट तभी चलेगा जब एक इंसान जिसने खुद उस चीज को इस्तेमाल किया है और जिसको खुद उससे बेनिफिट मिला है, वो अगर किसी और को समझाएगा, एजुकेट करेगा, उससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसीलिए इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दुकान पे नहीं रखना चाहा। ठीक है। रिटेल शेल्फ्स पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम था। एक एक दुकान पे इन्हें अपने आप जाना पड़ता खुद, और उनको समझाना पड़ता। वेयर इन, अगर हम इस मॉडल की बात करें जो इन्होंने अपनाया, इन्होंने लेट से 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट ट्राई कराया, वो 10 लोगों को समझ में आ गया, 10 लोगों को इन्होंने ट्रेन कर दिया, उनको सैलरी भी नहीं देनी थी, उनको सैलरी भी नहीं देनी थी, उनको इन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी। अब ये 10 लोग आगे बढ़ करके अपने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। तो ये काम ज्यादा आसान था या दुकान पे जा जा करके बेचना ज्यादा आसान था? जल्दी से चैट में लिख करके बताओ। अगर आपको लगता है दुकान पे जाके बेचना आसान था तो, या इनको दुकान पे बेचना चाहिए था, तो डी लिखो। और अगर इन्होंने जो मॉडल शुरू किया नेटवर्किंग के थ्रू बेचना, वो आपको लगता है अभी तक की कहानी से कि वो बेटर था, तो लिखिए एन। बात क्लियर हो रही है? ओके। अच्छा। अब एक और चीज थी, एडवर्टाइजिंग। उस समय बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग का ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे, और एडवर्टाइजिंग जो होते थे वो टीवी वगैरह पे होते थे, है ना। टीवी नई नई आई थी, या अखबारों में मैगजीन में होते थे, और बहुत खर्चीले होते थे। तो एडवर्टीजमेंट सिर्फ न्यूज़पेपर और रेडियो तक ज्यादातर लिमिटेड था, जो एक नए प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली था और कम इफेक्टिव था। नए प्रोडक्ट को लोग समझते कैसे? एडवर्टीजमेंट सुन के या न्यूज़पेपर में देख करके। और काल के पास इतना बजट नहीं था। अब आप बताओ, आप और मेरे पास क्या इतना सारा बजट है कि हम करोड़ों की जाकर के एडवर्टाइजिंग करें, और पहले तो एक प्रोडक्ट बनाएं फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करें? कि आपके पास इतना लाखों करोड़ों का बजट है? हमारे पास तो, मेरे पास तो नहीं है। ओके। तो काल को भी ये समझ में आ गया, यार इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास, एक आध दो ऐड दिए, मेरे तो जितनी जमा पूंजी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो काल ने डिसाइड किया कि जो लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, उन्हीं को वॉकिंग टॉकिंग एडवर्टीजमेंट बना लेते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग उन्हीं से करवा लेते हैं। ठीक है, पैसा भी नहीं लगेगा। जो पैसा मैं जाकर के एक बार में खर्चा कर दूंगा न्यूज़पेपर ऐड देने में, टीवी में ऐड देने में, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके लोगों में बांट देता हूं, सब में, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो एक तो मुझे रिस्पॉन्स भी ज्यादा बेहतर आएगा, और मेरा पैसा सही जगह पे खर्च होगा। तो इनको ये बात समझ में आ गई। तीसरा, वर्ड ऑफ माउथ का पावर इनको समझ में आया। काल ने देखा था कि लोग अपने दोस्त रिश्तेदार के कहने पर चीज जल्दी ट्राई कर लेते थे। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार कहता ना कि भाई यार ये तो चीज मैंने ट्राई किया, बड़ा फायदेमंद है, तो लोग ये सुन करके, इसको सिफारिश कहते हैं ना, सिफारिश, है ना, जब किसी ने सिफारिश कर दी किसी प्रोडक्ट की, तो लोग उसको जल्दी खरीद लेते थे। अगर एक डॉक्टर बोलता है ये मल्टीविटामिन लो, ठीक है, या एक दोस्त रिकमेंड करता है, तो ट्रस्ट बन जाता है ना। एक दोस्त बोले या एक डॉक्टर बोले, ठीक है, यहां दोनों में ट्रस्ट क्रिएट होता है। तो अब यहां पे हमें एक चीज और सीखने को चाहिए कि भाई, हम जो इतने दुनिया में जाकर के पहले बातें करते हैं, क्यों ना हम थोड़ा प्रोडक्ट का खुद रिजल्ट लें, और वो रिजल्ट ऐसा हो जो एविडेंट हो, है ना। इसीलिए कंपनी ने आपके लिए, ठीक है, मैं बीच बीच में कनेक्शन दे रहा हूं आपको, इसीलिए कंपनी ने आज आपको ना वेट लॉस की रेंज दी है। वेट लॉस की रेंज से क्या फायदा होगा, सोचिए। ये प्रोडक्ट
जब आप खुद ट्राई करते हो, वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट कह देते हैं ऐसे, है ना, अगर किसी का कम है तो वो बढ़ा भी सकता है। तो जब आप खुद ट्राई करते हो और आपका वेट मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा है जरूरत से, हाँ, और आपने उसे कम किया, तो लोग अपने आप देखना शुरू करेंगे ना, वो तो विजिबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है, अरे यार क्या कर रहे हो आजकल, आज जबरदस्त यार, तुमने वेट के ऊपर इतना बढ़िया कंट्रोल कर लिया आपने। तो जब लोगों को दिख जाएगा रिजल्ट, तो वो पूछेंगे ना कैसे किया, तो ऑटोमेटिकली एडवर्टीजमेंट हो गया। अब आपको बस सही तरीके से पिच करने की जरूरत है अपनी चीज को, बेचना थोड़ी, अब तो सजेशन देना है, सलाह देनी है। समझ रहे हैं? इसीलिए वेट लॉस का प्रोडक्ट जो है ये बहुत इंपैक्टफुल है, अगर हम इसको समझें सही तरीके से तो। ये बिना बोले एडवर्टाइजिंग है, बिना बोले प्रमोशन है। ओके, बात क्लियर हो गई? तो लोग जब देखते हैं और जब लोगों से, अपने लोगों से सुनते हैं, तो लोगों के ऊपर असर पड़ता है। मान लो आपको कोई अपना आकर के बोलता है कि यार किसी भी डॉक्टर के पास जाना, इसके पास मत जाना, तो क्या अब भी आप हिम्मत दिखाओगे उस डॉक्टर के पास जाने की? क्या आप हिम्मत दिखाओगे? नहीं दिखाओगे ना। उसी तरीके से जब कोई कहता है यार अगर जाना है ना इसी डॉक्टर के पास जाना, तो आप कहते हो ना हाँ इसी डॉक्टर के पास चलते हैं यार, इसने रिकमेंड किया था, मेरे बहन ने बोला है। बस तरीका थोड़ा हमारा डिफरेंट हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे आप सोच रहे हो यार जानने वाले मना कर देते हैं, जानने वालों को अप्रोच कैसे करना है वो तरीका डिफरेंट है। अगर आप उनको बेचने के तरीके से अप्रोच करोगे वो मना कर देंगे, सलाह के तरीके से अप्रोच करोगे, ट्रस्ट के साथ अप्रोच करोगे, वो हाँ करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके। सो चौथी जो चीज थी वो था प्रमोटर कन्वर्जन। काल ने ये ऑब्जर्व किया कि जो लोग न्यूट्रिएंट खुद यूज करते हैं वो नेचुरली अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताते भी हैं। ये एक नेचुरल टेंडेंसी भी है ना। तो अगर आपने एक कस्टमर बनाया फॉर एग्जाम्पल, या आपने एक अपने टीम में किसी पर्सन को लेकर के आए हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने फैमिली फ्रेंड्स में बताता तो जरूर है कुछ ना कुछ, है ना, अगर उसको बेनिफिट मिला है। अगर उसको बेनिफिट मिला, आपने उसे चेपा नहीं है प्रोडक्ट या जबरदस्ती बेचा नहीं है, और उसने उससे कोई बेनिफिट लिया है, ठीक है। तो जैसे आज की डेट में हमारा राइस ब्रान ऑयल है, तो ज्यादातर लोग उसके बारे में बताते हैं ना, कम चिकना है, कम जलता है। हाँ बताते हैं, दिल से आती है ना आवाज। इसी तरीके से हमारी चाय की पत्ती, दिल से आती है आवाज, है ना। आपने कैल्शियम लिया होगा अगर, तो दिल से आवाज आती है यार घुटनों में वाकई में फर्क पड़ा है, एक ताकत आ गई है। प्रोटीन लिया होगा तो आप कहते हो पूरा दिन ना एनर्जेटिक हो गया है मेरा, है ना। तो दिल से जब आवाज आती है, और जब आप, तो फिर क्या होता है, इंसान अपने दिल के अंदर तक तो रखेगा नहीं, जाकर के शेयर जरूर करेगा। तो ये काल साहब को समझ में आ गया था। तो इन्होंने इस नेचुरल बिहेवियर को सिस्टमैटिक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, जिसे आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, हम प्रोडक्ट तो रेफर करते ही हैं, देखो वैसे भी करते हैं, हमारे घर में अननोइंगली भी रेफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई आया और वो एक आध दो दिन रहने के लिए आया, और उसने हमारा साबुन इस्तेमाल किया घर का, ठीक है। उसको वो साबुन पसंद आया, तो वो पूछता है ना कि यार दीदी बीजी ये कौन सा साबुन है, मैं तो पहली बार इस्तेमाल किया है, पूछता है ना। तो ये इनडायरेक्ट सेल्स भी होती है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स भी होते हैं। ओके। तो अगर वो, अब आपने उसको बताया कि भाई ये फला फला सोप वॉश है, हाँ, और वो जाकर के सोप वॉश लेता है और एक पेटी सोप वॉश लेकर के जाता है, ठीक है। उसके ऊपर लेकिन आपको कंपनी कुछ नहीं देती, तो आपके आपको अच्छा लगेगा, या उसके ऊपर अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो अच्छा लगेगा, ये बताइए। अच्छा लगेगा। इंसेंटिव नहीं मिलता, एक पेटी लेके गया वो सोप वॉश, ठीक है, इंसेंटिव अच्छा लग रहा है, पैसा मिल रहा है उसके ऊपर, तो यार जब मुंह खोलना ही है या जब हमने किसी चीज को रिकमेंड करना ही है, तो पैसा मिल जाए तो क्या बुराई है। ओके। सो इसके साथ हमारे ये नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल इनको समझ में आ गया कि ये इसके लिए बहुत काम करेगा। क्या पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा मॉडल था?
तो देखो कुछ कंपनीज थी जो डायरेक्ट सेलिंग करती थी। अब डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियां कौन सी हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग इससे पहले नहीं था, यानी एम न्यूट्रलाइट से पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन कुछ कंपनियां थी जैसे टप्परवेयर हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गए, एवॉन कंपनी हो गई, ये लोग डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक सेल करते थे। वो डायरेक्ट सेलिंग के कैटेगरी में आता था। ओके। उसमें आप नए लोगों को अपॉइंट नहीं करते थे। ओके। अगर आप नए सेलर इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको भी कमीशन मिलेगा। ये मल्टी लेवल कॉम्पनसेशन सिस्टम सबसे पहले न्यूट्रलाइट ने 1945 में शुरू किया। तो अब सोचो कितने साल हो गए इस सिस्टम को, इस इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में। 1945 से अभी 2025 चल रहा है, तो 25 साल ये, ठीक है, और 55 साल वो, तो 25 और 55 कितने हो गए? 80 साल हो गए लगभग। तो 80 साल पुरानी इंडस्ट्री है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की, आज की डेट में कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। क्लियर हो गया ये? काल को इस मॉडल पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो, प्रोडक्ट अवेयरनेस इशू सॉल्व होता है इससे, है ना। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है तो अवेयरनेस होनी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बेनिफिट्स, अगर आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन कर दिया तो वो उसके बेनिफिट्स भी सही तरीके से आगे बताना शुरू कर देते हैं। दूसरा, लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, है। बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट नहीं चाहिए था, रिटेल कमीशन बहुत ज्यादा नहीं बांटना था, बस डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव देना था। स्केलेबिलिटी, हर डिस्ट्रीब्यू स्केलेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेंशन कितना तेजी के साथ हो सकता है। तो हर डिस्ट्रीब्यूटर एक छोटा नेटवर्क बनाता था, तो एक ने अपना नेटवर्क बनाया, फिर उसने अपना नेटवर्क बनाया, तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, गुणा वाली ग्रोथ थी। 10 × 10 100, 10 × 10 20 होता है, 10 × 10 100 होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ट्रस्ट फैक्टर, कंज्यूमर अपने दोस्त रिलेटिव को कहने पर खरीदते थे, जो रिटेल एडवर्टाइजिंग से पॉसिबल नहीं था। तो ट्रस्ट फैक्टर यहां पे बिल्ड हो रहा था। तो दोस्तों, कार्ल रेनबर्ग ने रिटेल चूज नहीं किया क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स को अवेयरनेस और ट्रस्ट की जरूरत थी, जो एक दुकान या न्यूज़पेपर एड से पॉसिबल नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोडक्ट खुद यूजर्स के थ्रू स्प्रेड होगा, और वही लोग इसे प्रमोट करके पैसा भी कमाएंगे जो इसके खुद यूजर हैं। यही से नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म हुआ, और यही नेटवर्क मार्केटिंग का बेस है। यही नेटवर्क मार्केटिंग का बेस है। आज हम सब उसी लेगेसी का पार्ट है दोस्तों। बढ़िया है नहीं है? अब आप सोचिए कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे प्रोडक्ट वो बेच रहा है जो शायद उसे यूज कर रहा है नहीं कर रहा, वो ज्यादा बेटर है, या वो बिजनेस ज्यादा अच्छा है जहां पे जो यूज कर रहा है वही उसको आगे प्रमोट कर रहा है? तो वो ज्यादा बेटर है ना, तो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा बनता है इससे। ओके। तो दोस्तों, एमवे का सफर देखो 1959 में जीरो से शुरू हुआ। सोचो, ये हमारे लिए ना लर्निंग है, सबसे बड़ी लर्निंग है। एमवे का सफर 1959 में जीरो से शुरू हुआ। 1970 तक लाख रुपए की सेल इनकी, कुछ लाखों की सेल इनकी होनी शुरू हो गई थी। तो शुरुआत में ग्रोथ बहुत तेज नहीं थी, लेकिन होनी शुरू हो चुकी थी। तो इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में आते हैं, तो कितने साल लग गए? 1959 से 1970, मतलब 11 साल लग गए। 11 साल। ठीक है। एक स्टोरी में यहाँ पे और आपको कनेक्ट करता हूँ। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे, तो जब उनको अल्लाह ताला से, गॉड से, है ना, सुप्रीम गॉड परमात्मा से जब मैसेज आना शुरू हुआ, ठीक है, और वो मैसेज उनको प्रमोट करना था, ठीक है, इस्लाम इसी का नाम है कि जो गॉड का जो मैसेज है ना, जैसे एक ऋषि को मैसेज आते हैं ना, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे वो भी एक ऋषि हैं, ऋषि, है ना, महात्मा आप कह सकते हैं। तो उनको गॉड से मैसेज आना शुरू हुआ, तो वो गॉड का जो मैसेज था वो लोगों तक उन्होंने बताना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि भैया देखो, एक ही परमात्मा है, सबका परमात्मा एक है, आपस में मत लड़ो। क्यों लड़ते हो परमात्मा के नाम पे? तेरा परमात्मा ये, मेरा परमात्मा ये। तो उन्होंने कहा कि भैया सबका परमात्मा एक ही है, और इसी मैसेज को उन्हें कन्वे करना था। लेकिन शुरू में
लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आई। ठीक है। तो शुरू के 10 साल सिर्फ 300 लोग इस बात को एग्री किए। शुरू के 10 सालों में सिर्फ 300 लोगों ने इस बात को एग्री किया। लेकिन उसके बाद से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई। उसके बाद से देश के देश इस बात को समझने लग गए। ठीक है। तो शुरू में टाइम लगता है। शुरू में जो इनिशियल टीम होती है ना, वो टीम बनाने में टाइम लगता है। तो इनको भी 11 साल लग गए। कुछ लाखों की बस सेल ही कर रहे थे अभी। 1990 में एम्बे ने 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया। 8,000 करोड़ का। फिर 2000 में से 2000 से 2013 तक 8,000 का जो टर्नओवर था, अगले 10 से 13 सालों में, 10 से 15 मान लेते हैं, अगले 10 से 15 सालों में जो 8,000 का टर्नओवर था, वो 80,000 का टर्नओवर हो गया। फिर 90,000 करोड़ तक पहुंचा, है ना। अभी भी लगभग 70-80 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है इनका। तो अब आप सोचो कि जब ये ट्रेन नेटवर्क मार्केटिंग की आपकी स्पीड पकड़ती है, तब ग्रोथ कैसे आती है। अभी शुरू में हमें चैलेंजेस आते हैं। शुरू में हमें चैलेंजेस आते हैं, है ना। शुरू में टीम बिल्ड होने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन एक बार जब ये स्पीड अप करेगा, तो 8,000 से 80,000 करोड़, सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है 10 साल में। तो अगर हम आज ये सोचते हैं कि यार मेरा 500 रुपए का चेक नहीं आ रहा, ठीक है, और फिर हम कल्पना करते हैं 5 लाख रुपए अगले 5 साल में, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, ये सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब ग्रोथ आनी शुरू होगी ना, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है। 10,000 रुपए तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन जब 10,000 आ जाते हैं ना, तो 50,000 भी आ जाते हैं। फिर 1 लाख तक पहुंचना मुश्किल होता है। जब 1 लाख आ जाता है ना, ठीक है, तो फिर 5 लाख की तरफ भी आप आगे बढ़ जाते हो। बात समझ में आ रही है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे अब एक ऐसे मॉडल का जो सिर्फ पैसा बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल, एक आइडेंटिटी और लीगेसी क्रिएट करने का भी मौका आपको मिलता है। और ये मौका हमें देता है इंडिया की नंबर 1 पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर। अब थोड़ा सा मोदी केयर के बारे में समझ लेते हैं। अभी तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री समझ ली, अब मोदी केयर को समझ ली। तो 1996 में एक छोटे से ऑफिस से, छोटा सा ऑफिस से शुरुआत हुई मोदी केयर की। और शुरू में सिर्फ प्रोडक्ट कितने थे? कितने प्रोडक्ट थे आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से देख करके चीटिंग करके बताओ। कितने प्रोडक्ट से शुरुआत हुई? एग्जैक्टली exactly. 7 प्रोडक्ट से इस कंपनी की शुरुआत हुई। 7। ओके। और आज लाखों इंडियंस इस नाम के ऊपर भरोसा करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1996 में समीर कुमार मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। एक सेंटर था उस टाइम पे, 7 प्रोडक्ट थे, और 400 कंसल्टेंट एक महीने में इन्होंने बिल्ड किए थे, 400 लोगों से। 1996 में इनका मिशन क्या था? आजादी, हर इंडियन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ऑप्शन देना। सोचिए, एक सिंपल सपना, लोगों को आजादी देना, और आज 50 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तानी इस मिशन के साथ जुड़ गए हैं। कितने से? 400 लोगों से शुरुआत हुई पहले महीने में, और आज कितने हो गए? 50 लाख से ज्यादा लोग। तो सोचिए, ग्रोथ आई या नहीं आई? ग्रोथ आई ना। इन्होंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन चुना? क्यों इन्होंने रिटेल में नहीं गए जब ये प्रोडक्ट बना ही रहे थे? तो रिटेल सेल्स के बजाय डायरेक्ट एडवाइस और डेमो का मॉडल इन्होंने चूज किया। उसका रीजन ये था कि इंडियन हाउस होल्ड में ट्रस्ट बनता है तब जब कोई जान पहचान का बंदा सजेस्ट करता है। जब हमारे यहाँ पे कोई जान पहचान का बंदा आकर के बोलता है ना कुछ, तो यहाँ पे लोगों को उसके ऊपर भरोसा होता है। ठीक है।
फिर इन्होंने देखा ग्लोबल एमवे का मॉडल, और इन्होंने इंडियन कंज्यूमर के बिहेवियर को समझा, तो इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने मोदी केयर की शुरुआत की। एक शैम्पू टीवी पे ऐड दे सकता है, लेकिन एक बहन या दोस्त रिकमेंड करे तो तुरंत ट्रायल हो जाता है ना, इंसान फटाफट से ट्रायल कर सकता है। ऐड देखने के बाद इंसान सोचेगा लाएं ना लाएं, करें ना करें, लेकिन अगर एक बहन ना या एक दोस्त ने कहा कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, ट्राई करके देख, है ना, तो फटाफट से ट्रायल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था जो इनको समझ में आया। अगर हम स्केल और एक्सपेंशन की बात करें तो 1996 में 7 प्रोडक्ट थे, 2000 में ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को लाए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स को ले आए, और होम कैटेगरी में और कई सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने बढ़ाया। शुरू में जो 7 प्रोडक्ट थे उसमें मेजरली होम केयर के ही प्रोडक्ट थे, स्टेरी क्लीन और ये सब पुराने प्रोडक्ट्स हैं शुरुआत वाले। ठीक है। 2010 में नेशन वाइड प्रेजेंस इन्होंने की, अवार्ड विनिंग वर्कप्लेस बनाया, बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले। 2020 तक आते आते 365 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 12 से 14 कैटेगरीज में इनके हो गए हमारी कंपनी के, प्लस 50 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट पूरे हिंदुस्तान भर में हो गए, और बहुत सारे इन्होंने अपने सेंटर्स खोल लिए। आज 50 से ज्यादा सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, और कई सारी हजारों में डीपीआई हैं। ठीक है, लगभग 15,000 16,000 डीपीज हैं आज की डेट में। तो आज आप जहां भी खड़े हो ना, वहां से एक मोदी केयर कंसल्टेंट आपको आसपास में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये ग्रोथ रही। 1996 में लॉन्च हुआ, 2010 में पैन इंडिया प्रेजेंस, फाइनेंशियल ईयर 24 में 931 करोड़ का टर्न का रेवेन्यू इन्होंने फाइल किया। ठीक है। और अब इंडिया के लिए ये सिस्टम क्यों परफेक्ट है, देखो सबसे पहली चीज तो है देसी प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट हैं देसी घी देसी घी नहीं, डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं। घर के लिए जो जरूरी आइटम है वो सारे हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। अफोर्डेबल प्राइसिंग है, यानी बहुत महंगे भी नहीं है। अगर हम ग्लोबल ब्रांड्स के बारे में बात करें जिनके प्रोडक्ट्स हमारे ही क्वालिटी के हैं लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे एमवे की भी बात करें तो उसके मुकाबले में हमारे प्राइसेस बहुत कम है। डिस्ट्रीब्यूशन रीच जो है वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज तक बहुत आसानी से हो गई। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग शहरों में रहते होंगे, अलग अलग कई लोग तो गाँव में भी रहते होंगे, हो सकता है ना। तो कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है। कल्चरल फिट, घर का डिसीजन मेकर कौन होता है, वुमेन होती है, औरत होती है। और औरत के लिए ये बिजनेस करना सबसे बढ़िया है। क्यों, घर से रह करके कर सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, और घर के खर्चों को ही आप इनकम में बदल सकते हो यहाँ पे। तो घर चलाने वाली औरतें ही असली कंज्यूमर और डिसीजन मेकर होती हैं। तो जब उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का मौका मिल जाएगा तब रिजल्ट डबल हो जाएगा। अब ये औरतों के लिए या हाउसवाइफ्स के लिए क्यों बेटर है, जेंट्स के लिए भी बेटर है एज अ बिजनेस, ठीक है, बट वुमेन के लिए स्पेशली क्यों बेटर है, क्योंकि घर बैठे फ्लेक्सिबल इनकम आ सकती है। घर के खर्चे की नॉलेज को इनकम मॉडल में आप बदल सकते हो। वुमेन फ्रेंडली वर्कप्लेस रिकॉग्निशन है यहाँ पे, है ना, रिकॉग्निशन आपको मिलता है। लेडीज का ग्रुप्स है ना। पर्सनल आइडेंटिटी आप क्रिएट करते हो, और साथ के साथ जब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी क्रिएट होती है तो आपको फैमिली की रिस्पेक्ट मिलना शुरू होती है। जब एक औरत आगे बढ़ना शुरू होती है ना तो उसको अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, वरना क्या होता है, इसकी बहू या उसकी बेटी या उसकी बीवी, इसी तरीके से जाना जाता है। लेकिन जब आप यहाँ कामयाब होना शुरू होते हैं और लोग लोग आपको जब रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी फैमिली आपको अपने आप रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है। कौन कौन लोग इस रिस्पेक्ट के लिए इस बिजनेस में आए हैं वो आर लिखेंगे। जो लोग इस रिस्पेक्ट, फैमिली की रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो लोग आर लिखेंगे जल्दी से। वाह। अब आप, आपके फैमिली मेंबर्स आपके नाम और काम से जाने जाएंगे, ये अंजू भारती जी ने लिखा है, यानी हमारे फैमिली मेंबर्स। कितने लोग चाहते हैं रिस्पेक्ट, वो आर लिखे, फैमिली की रिस्पेक्ट, अपने घर में उनकी रिस्पेक्ट हो।
इज्जत हो, इज्जत बढ़े। अब मैं आपसे एक सवाल और एक आपको हिंट देने वाला हूं। लेडीज, सुनिएगा। जब मेजरली लोग, अच्छा, अ, अभी मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फैमिली से मिलने वाली रिस्पेक्ट या इनकम? आई या आर? दोनों में से एक चॉइस करनी है। नहीं, दोनों नहीं। पहले लिखें आई या आर। दोनों में से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों नहीं, दोनों ऑप्शन है, एक चूज करना है। आई या आर? तो अभी देखो, ज्यादातर लोग कह रहे हैं रिस्पेक्ट, और कई लोग कह रहे हैं इनकम, और कई लोग कह रहे हैं आई आर। चूज करना मुश्किल हो रहा था। बहुत अच्छा आंसर आया जया जी का, पैसा होता है तो रिस्पेक्ट आ जाती है। अब आप ये समझो कि मेजॉरिटी जो लोग, अभी आप यहां पे बैठे हो, आपने आर को सिलेक्ट किया पहले, फिर आपने कहा आर आएगा आई की वजह से, आर आएगा आई की वजह से। तो अगर यहां बैठे सारे लोग इस चीज को बिलीव करते हैं, तो दुनिया में या हिंदुस्तान में भी जो बाकी की औरतें हैं वो इस चीज को बिलीव करेंगी, या उनको भी वो रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान अपने परिवार में चाहिए होगा, और उनको भी पता होगा कि ये इनकम की वजह से आएगा। तो अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो, उसमें आप इस प्रॉब्लम को खड़ा करते हो और इसका सॉल्यूशन देते हो, मैं लेडीज की या मैं हाउसवाइफ की हेल्प करती हूं अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट बिल्ड करने में, अपनी इनकम सोर्स क्रिएट करके, अगर आप ये चीज को अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करते हो, तो ज्यादातर लोग क्या आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे? अगर आप समझते हैं यस, तो लिखिए वाई जल्दी से। अगर ये दोनों चीजें, इनकम और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें आपने अपने इंट्रोडक्शन में दे दी, तो लोगों का दर्द तो यही है, तो लोग उस दर्द के का सॉल्यूशन चाहेंगे आपसे, तो आपका काम बन जाएगा। ओके। तो अपने इंट्रोडक्शन में आपने इन दो चीजों का अगर इस्तेमाल कर पाए, वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टेप 7 जो है, ठीक है, कंप्लायंस और क्रेडिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में ना डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, और उसमें जो ये जो पिरामिड स्कीम थी या मनी चेन स्कीम्स थी, इन सबको बैन कर दिया। कारपेट बैन लगा दिया गया इनके ऊपर, यानी अब ये कंपनियां नहीं चलेंगी, बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, इलीगल साबित कर दी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस हुआ। ठीक है। और मोदी केयर इन सारी पॉलिसीज को, जो डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन सबको फुल्ली फॉलो करता है। इंडिया की भी और ग्लोबल जो पॉलिसीज हैं उन सबको फॉलो करता है। ठीक है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलता है, आपकी शिकायत सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, आपके पास कस्टमर केयर है ना। तो ये सिस्टम इलीगल एमएलएम नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क में चलने वाला एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। अब देखो, ये चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस लाइन को याद कर लीजिए। एक एक बात आपको यहाँ पे ऐसी दूंगा मैं, पावरफुल, कि आपके काम आसान होते जाएं। ओके। तो जब आप किसी को बताते हो तो आप उसको क्या कहेंगे? जब आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो तो आप कहेंगे हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क में चलने वाली कंपनी है,
या एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का पार्ट है। तो आप क्या कह सकते हैं, सिंपल सी लाइन, हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क के अंडर आती है। क्या बोलेंगे, हमारी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क। अब जब आप गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क कहते हो, ये तीन शब्द इस्तेमाल करते हो, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो तीन शब्द जल्दी से लिख दो, GAF। क्या लिखोगे, GAF। तो इससे आपको याद रहेगा, जल्दी से लिखना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क, GAF। गर्ल सुनिया नहीं, GAF। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रूव फ्रेमवर्क के अंडर आती है। तो इससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा जिसमें जो 1996 का प्लस फिर जो रिवीजन हुआ 2021 में, इसका जो गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स हैं उसका गैजेट जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक आध दिन के अंदर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, अब यहाँ पे ना मेरा इंपॉर्टेंट मिशन क्या है आज की डेट में। मेरा इंपॉर्टेंट मिशन है, मैं चाहता हूं कि अगले 3 साल में कम से कम 10,000 फैमिलीज को एक सिक्योर एक्स्ट्रा इनकम और अपनी पहचान दिलाने में हेल्प करूं। मैंने क्या कहा था, दो चीजें ऐड कर दीजिए, इनकम और पहचान, सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो मेरा मिशन क्या है, 3 साल में कम से कम 10,000 फैमिलीज को एक सिक्योर एक्स्ट्रा इनकम और अपनी पहचान दिलाने में मैं हेल्प करूं। और मेरा ग्रुप का मिशन है कि हम बेस्ट क्लब के थ्रू 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करेंगे जो अपने शहरों में फाइनेंशियल फ्रीडम का रोल मॉडल बनेंगे। क्या आप मेरे साथ इस मिशन के अंडर काम करेंगे साथ में? क्या आप ये 1 लाख का फिगर टच करने में अपना योगदान देंगे? तो अगर देंगे तो 1 लाख लिखिए। हमारा मिशन क्या होना चाहिए कि अगले 3 साल में 1 लाख लोग, हम सब मिल करके, है ना, 1 लाख लोगों को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। ओके, ताकि वो अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। वंडरफुल, जय हो बाबा। गुड। अब देखो राइट क्राइटेरिया क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने का, आइए इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की लीगेसी और प्रमोटर बैकग्राउंड देखना, है ना। ये भी आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करो या कोई भी ऐसी कंपनी चूज करो जो आपको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप कुछ चीजें जरूर देख लीजिए कि उसका फाउंडर कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी है कोई मार्केट में, कोई रेपुटेशन है, कोई पुराना एक्सपीरियंस है मार्केट में, कुछ नाम है उनका। अब यहाँ पे अगर हम मोदी केयर की बात करें तो समीर मोदी के पास मोदी एंटरप्राइजेस की लीगेसी है। मोदी ग्रुप जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान का, ठीक है, उसका नाम उनके साथ आता है। 60 से ज्यादा नहीं बल्कि 90 से ज्यादा सालों से मोदी ग्रुप जो है वो हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहा है। तो 90 साल की, एमवे की तो 60 साल की है, हमारी 90 साल की लीगेसी है मोदी के ग्रुप की, है ना। तो ये जरूरी है, पुराना पास्ट क्या है, पुराना एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, हाँ, या ओनर ऐसा है जिसका नाम ही नहीं सुना किसी ने कभी भी आज तक। तो ऐसी कंपनी चूज करो जिसका बेस स्ट्रांग हो, जिसमें कल के दिन पैसा लेकर भाग जाने का रिस्क ना हो, इंपॉर्टेंट सबसे पहले। दूसरी चीज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है। देखो यूनिकनेस का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए जो कहीं और ना मिले, बाजार में ना मिले, मार्केट में ना मिले। ठीक है, उससे आपको एक लीवरेज मिलता है। तो प्रोडक्ट डेली यूज के हों, जो रिपीटेड यूज के हों, जैसे एफएमसीजी के हो गए प्रोडक्ट्स डेली यूज के हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं डेली यूज के हैं, प्रोटीन है डेली लेना है, कैल्शियम है डेली लेना है, मल्टीविटामिन है डेली लेना है, कॉस्मेटिक्स हैं डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर है डेली यूज का प्रोडक्ट है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट हो। फिर अब हमारा किचन के जो आइटम आए हैं वो भी तो डेली यूज के हैं ना। हाँ लोगे आप, हो सकता है
एक साल में एक बार एक चीज ले ली तो, लेकिन है तो डेली यूज का ना, रोजाना। अगर वो आप नाइफ ले रहे हो तो वो नाइफ डेली यूज होना है ना। ओके। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, आईएसओ सर्टिफाइड हो, डब्ल्यूएचओ, जीएमपी, एफएसएसएआई, सारे अप्रूवल्स हो। प्राइस अफोर्डेबल हो, वैल्यू फॉर मनी हो। अफोर्डेबल का मतलब या वैल्यू फॉर मनी का मतलब क्या होता है कि अगर देखो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक प्राइस रेंज के साथ आता है, लेकिन इन्फ्लेटेड ना हो। मतलब अगर वो 100 रुपए की चीज है तो क्या 100 रुपए की वैल्यू दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए की वैल्यू देने वाली चीज का प्राइस 1000 रुपए रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट। और यहीं पे हमारे को मेहनत करने की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। वो जो क्वेश्चन आता है ना, प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा एक्चुअली लोगों की पॉकेट की वजह से दिखाई देता है, लेकिन आपने उसको हैंडल कैसे करना है, आ, इसी के लिए हम डेमो देते हैं, डिफरेंस दिखाने के लिए, है ना, कि भाई इस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। और बेस्ट जो होगा वो अपने प्राइस के साथ आएगा। जैसे एक बेस्ट डॉक्टर बेस्ट प्राइस के साथ आएगा, अच्छा प्राइस लेगा वो अपना, है ना। एक बेस्ट लॉयर अपना अच्छा प्राइस लेगा, एक बेस्ट टीचर अपना अच्छा प्राइस लेगा, तो एक बेस्ट प्रोडक्ट अच्छा प्राइस क्यों ना ले? क्योंकि उसमें लागत भी तो आई है। एक बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर को एमबीबीएस भी करना पड़ा होगा, एमडी भी करना पड़ा होगा, फेलोशिप भी करना पड़ा होगा, कुछ और एक्स्ट्रा पता नहीं उसने क्या क्या कोर्सेज किए होंगे, तब जाकर के वो बेस्ट बना है। तो उसने भी तो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट बेस्ट बन रहा है तो उसकी क्वालिटी में पैसा लगा होगा ना। ठीक है। तो अब आप कहो जी बढ़िया प्रोडक्ट ना सस्ते में देते तो मजा आता। सस्ते में कैसे दे देते, फिर बढ़िया कैसे रह जाता, ये बताओ। फिर बढ़िया कैसे रह जाता? तो क्वालिटी और प्राइस ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। ओके। अगर प्रोडक्ट सिर्फ बिजनेस के लिए बिक रहा हो और मार्केट में उसका रियल डिमांड नहीं हो, तो ऐसी कंपनी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मान लो सिर्फ प्रोडक्ट नाम के लिए है, टूरिस्ट पैकेज, बिटकॉइन, सिर्फ नाम के लिए है। मार्केट में क्या डिमांड है बिटकॉइन की आज के डेट में? जाओ सब्जी वाला बिटकॉइन लेगा क्या? कोई डिमांड है? तो जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है वो बहुत ज्यादा शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा आगे। ओके। कॉम्पनसेशन प्लान जो है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए और इजीली समझाने लायक होना चाहिए। अब हमारा प्लान देखो, कॉम्पनसेशन प्लान सिंपल है नहीं है? पहले हम कंज्यूमर के बेनिफिट समझाते हैं, रिटेल बेनिफिट। फिर उसके बाद दूसरी चीज हम क्या बताते हैं, रीपर्चेज बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट, तीन बेनिफिट बता देते हैं। उसके बाद हम क्या बताते हैं, उसके बाद हम क्या बताते हैं भैया, इस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और पॉइंट्स के ऊपर आपको सबसे पहली इनकम क्या मिलती है? सबसे पहली इनकम परफॉर्मेंस बोनस मिलती है ना हमें एक तरीके से। फिर दूसरा हमें क्या मिलता है, जब हम अपना टीम बनाना शुरू कर देते हैं तो पावर ऑफ फोर। फिर हमें डायरेक्टर बोनस मिलता है। फिर हमें नेशनल ट्रैवल फंड मिलता है। फिर हमें टू व्हीलर या व्हीकल बोनस मिलता है। ठीक है। फिर हमें इंटरनेशनल फंड मिलता है, वर्ल्ड ट्रैवल फंड मिलता है। फिर हमें कार फंड मिलता है लग्जरी कार के लिए। फिर हमें और अलग अलग तरीके के बोनसेस, रेड डायमंड बोनस, लीडरशिप, वो मेंटोरशिप बोनस, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं समझाने के लिए। ठीक। सो इजी होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखा दिया जाए कि जी बस तुम पैसे डाल दो और कुछ नहीं करना तुमने, सब कुछ हम करेंगे। या कंपनी का लॉटरी सिस्टम है, वो अपने आप काम करेगा और आप अमीर बनते चले जाओगे। तो ऐसी कंपनी में तो सारे लोग अमीर बन जाने चाहिए फिर। उनसे पूछो तो आज तक कितने अमीर बना दिए आपने, अगर आपने कुछ नहीं करना तो। ठीक है। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना चाहिए।
लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम स्ट्रक्चर हो, सिर्फ ज्वाइनिंग का बोनस ना हो। आगे ग्रुप जब नेटवर्क बिल्डअप होता है, बड़ा होता है, तब क्या पैसा आता है, या सिर्फ ज्वाइनिंग पे पैसा आ रहा है? तो नेटवर्क बड़ा, क्योंकि ज्वाइनिंग पे थोड़ा आएगा, क्योंकि आप कितने लोगों को ज्वाइन करा लोगे, लेकिन नेटवर्क पे ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होने वाला है। बात समझ में आई? प्लान हमेशा डुप्लीकेबल होना चाहिए, जिसमें एक स्कूल टीचर, होम मेकर, स्टूडेंट, कोई भी बड़े आराम से, सीनियर सिटीजन कोई भी आराम से काम कर सके। गवर्नमेंट कंप्लायंस होनी चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन एमसीए के साथ होना चाहिए, कंपनी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉज हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, रिफंड और रिटर्न पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। अच्छी कंपनी हमेशा स्किल बिल्ड करने पे फोकस करती है। अच्छी कंपनी के अपना ट्रेनिंग सिस्टम होता है, अपनी ऐप होती है ट्रेनिंग की, हमारी जैसे एसपीबीएम ऐप है ना, कंपनी की। तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आईडीएसए, एफडीएसए या डब्ल्यूडीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड होती है। आईडीएसए का मतलब क्या है, ये समझ लीजिए अब। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आईडीएसए का मतलब है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इंडिया का सबसे बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये आज की डेट में। 1996 में बनी थी, जब मोदी केयर बनी तभी ये भी बन गई। ठीक है, मोदी केयर, एमवे, ऑरिफ्लेम जैसी कंपनीज के साथ शुरू हुई थी, और आज इसमें 20 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करवाना। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है। अगर कोई कंपनी आईडीएसए की मेंबर है तो ऐसी कंपनी सेफ है, ऐसी कंपनी के साथ काम कर लेना चाहिए। ओके। इंडिया में एक और एसोसिएशन है जो आईडीएसए के मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। ठीक है, इसके नॉर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जो थोड़ी छोटी मोटी भी कंपनी है ना, वो भी इसकी मेंबर बन जाती है, वो आईडीएसए की नहीं बन पाती। आईडीएसए की सारी बड़ी और स्ट्रांग और स्टैब्लिश्ड कंपनीज ही मेंबर है। ठीक है, एफडीएसए की मेंबर्स छोटी मोटी कंपनियां भी बन जाती हैं, लेकिन फिर भी चलो, यानी अगर आईडीएसए की नहीं तो एफडीएसए तो कम से कम एफिलिएटेड होना चाहिए, लेकिन अगर बेस्ट कंपनी चाहिए तो आईडीएसए की। ठीक है। अब एफडीएसए भी एक बॉडी है जैसे आईडीएसए है, लेकिन ये कम से कम पिरामिड स्कीम या मनी चेन स्कीम की कंपनियों को शामिल नहीं करते अपने उसमें। फिर आती है डब्ल्यूएफडीएसए, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये ग्लोबल एसोसिएशन है, जो 60 से ज्यादा कंट्रियों में आज की डेट में है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो पॉलिसीज हैं, एथिक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनको डिसाइड करते हैं कि उस किसी का नुकसान ना हो जाए। ठीक है। इंडिया का जो आईडीएसए है वो वर्ल्ड के डब्ल्यूएफडीएसए का पार्ट है। तो आप समझ लीजिए हम आईडीएसए के मेंबर हैं, आईडीएसए डब्ल्यूएफडीएसए का मेंबर है, तो हम डब्ल्यूएफडीएसए के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके। एफडीएसए इसका मेंबर नहीं है, डब्ल्यूएफडीएसए का। सो दोस्तों, ये था समझना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। तो आज हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, स्टोरी समझ में आ गई, काल की, जय की, रिच की, है ना, ये स्टोरी समझ में आई। ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई सो दैट आपको अपनी हिस्ट्री पता हो, ताकि जब आप किसी से बातचीत करते हो तो आप कॉन्वर्जेशन में, बातचीत में अपनी, जब इंडस्ट्री के बारे में आगे चल करके लोगों को बताओगे, बात करोगे, तो लोगों को भी लगेगा ना कि भैया आप वाकई में इस इंडस्ट्री में एक सीरियस प्लेयर हो। हमें शर्माना नहीं है कभी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोलने में, हमें शर्माना नहीं है। हमें ऑनेस्टली इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके। तो उसके लिए हमें अपनी हिस्ट्री तो पता हो। अब ये हिस्ट्री अगर आप लोगों को अभी नहीं ध्यान में, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई विल गिव यू द पीडीएफ। अपन आपको इसका पीडीएफ दे देंगे, आप पढ़िए, समझिए, 2-3 बार पढ़िए। ठीक है। और मैं ये चाहूंगा इसके ऊपर आप अपनी एक छोटा सा वीडियो बनाइए। पहले तो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला बना लो। दूसरा वीडियो आप बनाइए
डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री के ऊपर। ठीक। इसी में आपको एक और कंटेंट मिलता है कि ये इंडस्ट्री लेडीज के लिए क्यों बेस्ट है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। कंटेंट दिया है मैंने अभी आपको, है ना, हाउसवाइफ्स के लिए, लेडीज के लिए क्यों अच्छा है। तीसरा एक और कंटेंट मिलता है कि एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चूज करने का क्राइटेरिया, वो भी मैंने आपको दिया है। तो आपके पास 3 टॉपिक आज हमने कवर कर लिए, जिसके ऊपर आप जबरदस्त वीडियोस अपने बना सकते हैं। आपकी कंटेंट की तैयारी मैं साथ के साथ करवा रहा हूं। तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज भी ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख रहे हैं। है ना, जैसे पैसे के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं लोग, सस्ता महंगे के ऊपर करते हैं, प्रोडक्ट बेचने के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, उन सब का आंसर मैंने आपको दिया ना आज के सेशन में। तो एक ही सेशन में हम बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं, और साथ के साथ हम अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और अपनी एक लाइब्रेरी, वीडियोस की लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आपने ये लाइब्रेरी क्रिएट कर ली, तो अब आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, अपना ही वीडियो भेजो ना उसे यार। क्यों किसी और का वीडियो भेजते हो, अपना ही वीडियो भेजो। तो जब आप अपना ही वीडियो भेजोगे, है ना, तो फिर आपका ब्रांड क्रिएट होगा नहीं होगा, ये बताओ। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप ही नॉलेज दे रहे हो, आप ही ट्रेनिंग दे रहे हो, आप ही का वीडियो जा, तो आपका ब्रांड क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमें यही तो करना है, हमें अपना ही ब्रांड क्रिएट करना है। ओके। सो आज का टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर लिए हैं दोस्तों। एंड मुझे उम्मीद है कि आज का ये सेशन की ट्रेनिंग आपको एक्साइटिंग लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। कितने लोगों को आज वाकई में, अच्छा कितने लोगों को ये स्टोरी पता थी? तो जिसको पता थी वो पी लिखेगा, जिसको नहीं पता थी वो एनपी लिखेगा। यानी आज जो हमने कंटेंट जो लिया है, कितने लोगों को ये ऑलरेडी पता था, वो पी लिखेगा। जिसमें क्या कहते हैं आपको, न्यूट्रलाइट की, एम्बे की, 1939 में क्या हुआ, 1949 में क्या हुआ, ये कितने लोगों को पता थी, वो पी लिखेंगे, और जिनको नहीं पता थी वो एनपी लिखेंगे। ठीक है। हाफ पता थी, हाँ, कुछ थोड़ी बहुत पता थी, इतनी तो डीप में नॉलेज किसी को भी नहीं होगी जितनी आज आपके पास हो गई है। ठीक है, चलिए गुड। थोड़ा थोड़ा पता थी, एमए वाली नहीं पता थी। ओके। तो कहाँ से शुरू हुई इंडस्ट्री, ये तो पता होना जरूरी है। ठीक है, चले, ग्रेट, वंडरफुल। सो आज का ये मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक है, और जो लोग इसको ऑनलाइन ले रहे हैं कोर्स को, उनको भी रिकॉर्डिंग सही देख रहे हैं, वो इसका पीडीएफ भी आपको एलएमएस में मिल जाएगा। ओके।